अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने ये वक्त दिया कि कुछ बातें कही जाएं। मैं उमर साहब की जो बातें हैं वो बातों को ज़हन में रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सारी बातें कही गई हैं ये बातें उन चीज़ों से मुताल्लिक़ रखती हैं जो हुकूमतें, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या स्टेट्स की हो, कहीं की भी हो, ये हुकूमतें चाहते हैं कि इस तरीके से हम सोचें। जैसे आपने कहा वो कामयाब हो गए, जैसे हम सोच रहे हैं ना, वही कामयाबी है उनकी। हम ये समझ रहे हैं कि एक ताकत है हिंदुस्तान में, जो ताकत अभी भी हम समझ रहे हमको ऐसा समझाया जा रहा है वॉलंटरीली इनवॉलंटरीली सबकॉन्शियस में, ये हमारे दिमाग में कूद के भरा जा रहा है माइनॉरिटीज के, कि भाई हमारी सोच जैसे वो लोग चाहते हैं होनी चाहिए, वो मटीरियल हमारे दिमागों में भरा जा रहा है। ये एक बहुत ही संगीन सच्चाई है और दानिशमंदी का तकाजा ये होता है कि आप जितने हालात हुए हैं, जितना जो सिनारियो नजर आ रहा है, उसके अंदर उसकी वजूहात को देखना और जो है आखिर उन लोगों की क्या साजिशी जहन है जिस जहन से ये सारा तांडव चल रहा है। ये तांडव है, ये कोई अनजानी चीजें नहीं है। जानबूझ के सोचे समझे तरीके से कोल्ड ब्लडेडली हर चीज को काबू में रख के अपने हिसाब से, अपने वक्त में, अपने हिसाब से और अपनी ताकत से अपने ही फायदे के लिए इन चीजों को वक्तन किया जाता है। ये है एक्चुअल बैकड्रॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड। हमको जो मीडिया में नजर आता है वो सच नहीं है, जो पेपरों में आप पढ़ते हैं बिल्कुल सच नहीं है, जो लोगों की तकारीर में आप सुनते हो वो सच नहीं है। हमारे लोग पूरे अदब और लिहाज के साथ हमारे दानिशमंद लोग, हिंदुस्तान के मुसलमान कौम और उनकी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब के दानिशमंद लोगों की भी राय ऐसी हो जाती है, वो राय उनकी रायों से कहीं न कहीं जाके उनके साथ उस तांडव में हिस्सा बन जाती। ये बहुत ही गंभीर सच्चाई है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये मेरा ओपिनियन है। अब आप बात, क्योंकि हम सब्जेक्ट ये है कि भाई ये पटना का सब्जेक्ट है, पटना में जिस किस्म से बॉम्ब ब्लास्ट हुए, क्या ये बॉम्ब ब्लास्ट इसलिए हो रहे हैं कि इस मुल्क में जो है किसी एक मखसूस हुकूमत का जो है राज हो जाए, उसकी ताकत आ जाए या वो हुकूमत में आ जाए, वो जीत जाए। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स मैं कहना चाहूंगा। हमको झिझकना नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी कहते हुए। अगर हम उस गद्दार का नाम, शैतान का नाम लेते, आप नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं लेते भाई? आप जिस आदमी को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का, मुल्क का, इंसानियत का, आप सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन मत मानिए उसको। वो दुश्मन है बीजेपी का, वो दुश्मन है कांग्रेस का, वो दुश्मन है इंसानियत का, दुश्मन है हिंदुओं का, दुश्मन है मुसलमानों का, इस सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये आप लोगों को समझना चाहिए कि जो जहन चल रहा है इस वक्त, वो जहन में सबसे अहम, रहीम कुरैशी साहब कई बार अपनी तकारीर में कहते हैं, उनके डेलिब्रेशन से, उनकी किताबों में लिखा गया, कई लोग लिखते हैं कि जो सोच है, नरेंद्र मोदी हो या आरएसएस हो या उस जैसी तंजीमें हो, वीएचपी हो, बजरंग दल हो या कुछ ऐसे फैसिस्ट फोर्सेस जो सारी सेक्युलर जमातें जो कहते हैं कि हम सेक्युलर हो, उन जमातों में अपना घर बना चुके हैं और ऐसे घरौंदे बने हुए हैं, इतने ताकतवर है, वो सेक्युलर भी नजर आते हैं, वो वही काम करते हैं जो ये सोच वाले कराना चाहते हैं, कर रहे हैं। वो कांग्रेस में भी मिलेंगे आपको और वो सेक्युलर दूसरे जमातों में, स्टेट्स में भी मिलेंगे। ये भी एक सच्चाई है। तो उनका बेसिक प्रॉब्लम क्या है मुल्क में? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आरएसएस
आरएसएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आरएसएस की जो सोच है, वो सोच, अफसोस की बात यह होती है कि 123 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान, एक दुनिया का बेहतरीन डेमोक्रेटिक कंट्री और सेक्युलरिज्म का अलमबरदार, और हमारे पास राइट टू सिटीजन्स राइट्स की इतनी बड़ी ताकत है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सब इक्वालिटी, जस्टिस, हर चीज जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं ना किताबों में, वो सारी किताबों की बातें हमारे पास, उस पर हम जो है अहद कर चुके हैं कि हम उनको मानते हैं। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इस मुल्क का जो फ्लैग है और इस मुल्क का डेमोक्रेटिक सेटअप है, उस सेटअप के खिलाफ ये जंग है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जंग जो है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये जंग जो है उस ढांचे के खिलाफ है। वो आपको हैरत होगी जान के, कहीं मतलब हो सकता है कि इसके ऑथेंटिक प्रूफ ना हो, ऑथेंटिक हो भी तो शायद खुद ही तरीके से नजर नहीं आते हैं। ये गर्म हुई थी, ये सारी सोच में गर्म हुई थी कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। साहब, आप इन ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो पानी नहीं पीना चाह रहे हैं, पत्थर खाना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई चीज कानून के दायरे में ये कुछ करना ही नहीं चाह रहे। उनके दिमाग में बैठा हुआ कि भाई हमारा मुल्क हिंदुओं का मुल्क होना चाहिए था। ये गलती हो गई हमारे बुजुर्गों से। पंडित नेहरू गलत कर दिए, महात्मा गांधी गलत कर दिए, मौलाना आजाद कौन थे, पटेल के बारे में भी इन लोगों की ऐसी राय नहीं जैसा ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। पटेल जो भी था वो आदमी कांग्रेस में था, जितनी भी उसकी बुराइयां थी जो नजर आती हैं, क्योंकि हो सकता है वो हार्श किस्म का आदमी था, हार्ड लाइनर था कांग्रेस के अंदर, हिंदुओं के मफाद का आदमी था, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। ये बातों को भी हम समझने की जरूरत। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता तो मुत्तहिद करने की जरूरत नहीं थी उसको। उसी वक्त जो है ऐसा पार्लियामेंट वो खुद कर देता कि भाई हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाता। ये सब तमाशे की जरूरत ही नहीं थी। 65 साल की जंग, 70 साल की जंग, 100 साल की जंग की जरूरत ही नहीं थी। तो वो ये कहने के भाई वो लोग जो सेक्युलरिज्म में कांग्रेस में रहते वो भी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी चलाते थे। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक आइडियोलॉजी क्लाश है। वो एक आइडियोलॉजी ये है कि लोग डेमोक्रेसी, इक्वल राइट्स, हर चाहे कोई नजर का इंसान है उसको बराबर की हुकूक मिलनी चाहिए। अब वो डेप्थ में अगर चले जाएं कि हमारे माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, किस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है, दूसरा बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट यहाँ का नहीं है। वो सब्जेक्ट पे बहुत बात होती है, बहुत जरूरत भी है। वो एक फोर्स है। और दूसरी फोर्स ये कि ये मुल्क को किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बना जाए। सीधी बात यह है कि हिंदू राष्ट्र किस तरीके से बनाया जाए। और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए इतना देर क्यों हो गई? हम तो मंदिर भी, मस्जिद भी गिरा दिए, हम इतने सारे बवाल भी खड़ा कर दिए, हम जो है नरसिम्हा राव जैसे प्राइम मिनिस्टर को हम जो उसको अपने काबू में करने में कामयाब हो गए। सीटों के साथ कई किस्म के कांडों कर दिए, ये हो गया वो हो गया। सब होने के बावजूद ये रफ्तार में तेजी क्यों नहीं आ रही? उस रफ्तार की तेजी के लिए अफसोस की बात यह है कि ऐसे आदमी को प्रोजेक्ट किया गया है, ऐसे आदमी को प्रोजेक्ट किया गया है जिससे जो लड्डू कांग्रेस में फूट गए। ये भी एक सच्चाई है। ये एक ऐसे आदमी को कांग्रेस की ही कोशिशों से, कांग्रेस की ही नाहिल एटीट्यूड से गुजरात में 10 साल 2002 से 2002 से अब जो है 2013 तक गुजरात में डंके की चोट पे हर जो वो चीज करता है जो उसको चाहते हो समझता है कि सही हो, करता हर एक के साथ नाइंसाफी, हर किस्म का जुर्म, सब कुछ होने के बावजूद ये कांग्रेस जब समझती कि नेशनल पार्टी है, वो गुजरात में अपने कदमों को कमजोर क्यों बनाती? आप जो है मुल्क में हुकूमत करना चाहते हैं, आप हर किस्म की पॉलिटिक्स तेलंगाना आंध्रा के लोगों में करवाते हैं। आप आंध्रा को
72 दिन स्ट्राइक करने को मजबूर करते हैं। आप तेलंगाना में यहाँ के जुल्म को नजरअंदाज करके इस पर जो एक किस्म के जो दबाव पैदा करते हैं, पॉलिटिक्स ऐसी खेलते हैं कि हमारी हुकूमत हो जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इनको चीज रोक रही थी जो गुजरात में इस किस्म की जो तांडव है ना, ये जो करते ना ड्रामाबाजी, वो ड्रामा वहां पे क्यों नहीं किए? अगर किए तो कामयाब क्यों नहीं हुए? तो जब उनको मालूम था कि ऐसी खतरनाक सोच वाला आदमी उभर के मुल्क के लिए खतरा बन सकता है, तो इनकी कितनी कोशिशें रही जिन कोशिशों से इसको रुकावट हो या ये रुका जा सकता था, एटलीस्ट इसकी ताकत को कमजोर किया जा सकता था। अनफॉर्चुनेटली 2012 में जो इलेक्शन हुए गुजरात में, उसमें यहां तक हुआ कि राहुल गांधी के कटाव, सोनिया गांधी के कटाव को कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने निकाल दिया। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोट बटे, वो चाहते थे कि मोदी जीते। ये मेरा कहना है, मेरा अपना ओपिनियन है। अगर मोदी नहीं जीतता तो इसको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता प्राइम मिनिस्टर के लिए। वो कांग्रेस यही चाहती थी कि किसी तरीके से ये आदमी कांग्रेस बीजेपी का जो नुमाइंदा प्राइम मिनिस्टर का बन जाए, ताकि हमारे जो मुसलमानों के सब्जेक्ट का हुआ, चाहे वो सेक्युलर पार्टी नीतीश कुमार हो या जो है शरद पवार हो या जो है क्या कहते हैं ममता बनर्जी हो या मुलायम सिंह यादव हो या मायावती हो, सारे जितने नाम ले रहा हूं मैं, ये कभी ना कहीं किसी वक्त अपने सियासी कैरियर में वही जमातों के साथ बैठे जिन जमातों की खिलाफ वर्जी हम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिनकी जो है सदारत कर रहा है, ये भी सच है। ये सारे सेक्युलर जमात जितने आप चाहे मुलायम सिंह यादव हो, ममता बनर्जी भी हो या मायावती हो या नीतीश कुमार हो, ये सब कभी न कभी इनके साथ, और इवन चंद्रबाबू नायडू साहब, ये सब मिलकर इन लोगों के हाथ, इनके पैर मजबूत बनाने में अपना रोल अदा कर चुके हैं। ये भी एक सच है। तो जब नरेंद्र मोदी कांग्रेस बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन गए, मैदान आसान नजर आ रहा है कांग्रेस के लिए कि अगर हो गई बात खत्म, चाहे हम कितना ही डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटीज के साथ करें, हम कितना ही डिस्क्रिमिनेशन गरीब तबके लोगों के साथ करें, हम चाहे कुछ भी करें, ये बात तो तय हो चुकी है कि ये सब मिलके हमको वोट डालेंगे, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं डालेंगे। वो जो 13.5-14% का वोट है हमारा, उस वोट की जमानत इनको मिल गई। बैठे बिठाए बगैर खर्चा, बगैर प्रोपेगेंडा, बगैर टीवी को ऐड दिए, बगैर कुछ करे, बगैर मेहनत करे, बगैर भागदौड़ करे, उनके थैली में ये मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का वोट गिर गया। ये तो आ गए इनके हाथ में। तो ये कोशिश भी नहीं की जाती है हुकूमत हिंद की तरफ से। पॉलिटिक्स ऐसी खेलते हैं कि हमारी हुकूमत हो जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इनको चीज रोक रही थी जो गुजरात में इस किस्म की जो तांडव है ना, ये जो करते ना ड्रामाबाजी, वो ड्रामा वहां पे क्यों नहीं किए? अगर किए तो कामयाब क्यों नहीं हुए? तो जब उनको मालूम था कि ऐसी खतरनाक सोच वाला आदमी उभर के मुल्क के लिए खतरा बन सकता है, तो इनकी कितनी कोशिशें रही जिन कोशिशों से इसको रुकावट हो या ये रुका जा सकता था, एटलीस्ट इसकी ताकत को कमजोर किया जा सकता था। अनफॉर्चुनेटली 2012 में जो इलेक्शन हुए गुजरात में, उसमें यहां तक हुआ कि राहुल गांधी के कटाव, सोनिया गांधी के कटाव को कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने निकाल दिया। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोट बटे, वो चाहते थे कि मोदी जीते। ये मेरा कहना है, मेरा अपना ओपिनियन है। अगर मोदी नहीं जीतता तो इसको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता प्राइम मिनिस्टर के लिए। वो कांग्रेस यही चाहती थी कि किसी तरीके से ये आदमी कांग्रेस बीजेपी का जो नुमाइंदा प्राइम मिनिस्टर का बन जाए, ताकि हमारे जो मुसलमानों के सब्जेक्ट का हुआ, चाहे वो सेक्युलर पार्टी नीतीश कुमार हो या जो है
शरद पवार हों या जो है क्या कहते हैं ममता बनर्जी हो या मुलायम सिंह यादव हो या मायावती हो, सारे जितने देख नाम ले रहा हूं मैं, ये कभी ना कहीं किसी वक्त अपने सियासी कैरियर में वही जमातों के साथ बैठे जिन जमातों की खिलाफ वर्जी हम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जिनकी जो है सदारत कर रहा है। ये भी सच है। ये सारे सेक्युलर जमात जितने आप चाहे मुलायम सिंह यादव हो, ममता बनर्जी भी हो या मायावती हो या नीतीश कुमार हो, ये सब कभी न कभी इनके साथ, और इंडियन चंद्रबाबू नायडू साहब, ये सब मिलकर इन लोगों के हाथ, इनके पैर मजबूत बनाने में अपना रोल अदा कर चुके हैं। ये भी एक सच है। तो जब नरेंद्र मोदी कांग्रेस बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर्स कैंडिडेट बन गए, मैदान आसान नजर आ रहा है कांग्रेस के लिए कि वह हो गई बात खत्म, चाहे हम कितना ही डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटीज के साथ करें, हम कितना ही डिस्क्रिमिनेशन गरीब तबके लोगों के साथ करें, हम चाहे कुछ भी करें, ये बात तो तय हो चुकी है कि ये सब मिलकर हमको वोट डालेंगे, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं डालेंगे। वो जो 13.5-14% का वोट है हमारा, उस वोट की जमानत इनको मिल गई। बैठे बिठाए बगैर खर्चा, बगैर प्रोपेगेंडा, बगैर टीवी को ऐड दिए, बगैर कुछ करे, बगैर मेहनत करे, बगैर भागदौड़ करे, उनके थैली में ये मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का वोट गिर गया। ये तो आ गए इनके हाथ में। तो ये कोशिश भी नहीं की जाती है हुकूमत हिंद की तरफ से कि भाई किसी तरीके से हम इसको काउंटर किया जाए। अब बात हो रही है काउंटर, और बात हो रही है पटना के ब्लास्ट। पटना का ब्लास्ट जो है मुसलमानों ने करा, ये रिपोर्ट बताती है। आप मुझे बताइए कि मुसलमानों का फायदा ब्लास्ट कराने में, ऐसे माहौल में अगर कोई बदमाशी से मुसलमान जो 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 कह रहे थे पहले, तो इंडियन मुजाहिदीन, मैं नहीं मानता कि इंडियन मुजाहिदीन है। अब ये कोई भी कहे, कोई लिखे, हम तो ये सब बातें लिख के, हम यूनियन मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे को हमने लिख के दिया 10-12 लोग कि हम, अजीत साहब थे, बर्धन साहब थे, वो लोग सब लिख के हम लोग दिया, वो एडमिटिंग कि ये कोई प्रूफ ही नहीं आपके पास इंडियन मुजाहिदीन। और आप इंडियन मुजाहिदीन के नाम पे किसी भी मुसलमान को पकड़ते, जैसे अभी आप उमर साहब ने कहा कि भाई मास्टरमाइंड, कई मास्टरमाइंड पैदा होते हैं। Specifically coming to the rally of नरेंद्र मोदी in पटना में जो रैली हुई, वो रैली हुई नरेंद्र मोदी कल कहते हैं कि भाई राहुल गांधी वो आदमी है जिसको खौफ है कि उसका खत्म कर दिया जाएगा। वो खुद कहते हैं कि भाई मेरा असैसिनेशन हो जाएगा, और मैं वो आदमी हूं जो बॉम्बों की धमाके के अंदर मैं लोगों के सामने खड़े रहकर आप लोगों की खिदमत के लिए जान को जोखिम में डाल के खड़े रहता हूं। आप मेरे को बताइए, अगर कोई भी आदमी, समझदार आदमी जब बॉम्ब गिर रहे हैं तो जान को जोखिम में डाल के खड़े होता, पागल हो? अगर पागल मान लिया उसको, एक नंबर का पागल है भाई। जब मर रहे तो तुम क्यों ठहर रहे जाके? ये इसको ये मालूम है कि मैं मरने वाला नहीं। जब तक इसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि भाई मैं तो कराने वाला हूं, तो मैं कैसे मरूंगा? तो ये वो यहां सवाल ये उठता है कि बॉम्ब्स किसने लगाए। अब ये जो कहा जा रहा है कि भाई भटकल का नाम आ रहा, फला का नाम आ रहा, सब मुसलमानों का नाम 20-22 को अरेस्ट कर दिए। कई लोग मर गए बेचारे 2 दिन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे जो फुसुर बत्ती का छोटे छोटे बॉम्ब ब्लास्ट मीडिया में दिखने के लिए घूमा, लोग भाग रहे, एक किस्म का एक सिंपैथी मोदी की रैली में कर दिए। हिंदू पोलराइज होता है। अच्छा, अब हिंदू जब पोलराइज होता है, अगर कांग्रेस को सच देखिए, जहां दिग्विजय नगर में ब्लास्ट हुआ, अल्लाह का एहसान है, हम लोगों की बहुत कोशिश रही और सब देखें पीपल्स कैंपेन पॉलिटिक्स ऑफ टेरर। अजीज पाशा यहां आते तो वो भी बताते, अदीब साहब, सारे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल क्लास दे हैव डन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह यहां पे कोई अरेस्ट आज तक भी नहीं हुआ उस किस्म से हैदराबाद में। वो बहुत बड़ी ताकत। जब ऐसे माहौल में हम, मेरे को कमिश्नर ऑफ हैदराबाद ने भी कहा कि हम बगैर किसी
बुनियाद के बगैर किसी ठोस सबूत के हम किसी भी बेगुनाह को अरेस्ट नहीं करेंगे। वो वैसा ही हुआ। अगर किसी को अरेस्ट भी किए हैं तो इंटरोगेट करके उन लोगों को शाम में घर पे छोड़ दिए और हम उन लोगों से भी मिले और कमिश्नर के पास 3 मीटिंग्स हुए हमारे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे बहुत एहतियात बरती गई थी। अब मुझे ये पूछना है कांग्रेस गवर्नमेंट से और जो NIA से और नीतीश कुमार की गवर्नमेंट से कि भाई वहां पे कानून क्या हुआ? तो वही NIA, वही हुकूमत, होम मिनिस्ट्री, वही सुशील कुमार शिंदे, वही RPN सिंह और वही नीतीश कुमार जो सेक्युलरिज्म की अलमबरदारी, इन लोगों के लिए भी कन्वीनियंट था। मैं समझता हूं कन्वीनियंट था कि इनको मुसलमान बताएं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि मुसलमान बताएं? अगर इन लोगों को इन लोगों को रिवील नहीं किया, कुछ भी पकड़े होंगे, विदिन आवर्स पकड़े इन लोगों को। जब तक विदिन आवर्स को ऐसा इमीडिएट कोई जादू की छुरी नहीं है कि आप पकड़ के अंदर ला सकते, लेकिन इनको मालूम था कि हमको इस पूरे तांडव में हमको इसको मुसलमान बताने की जरूरत है। मुसलमान इसलिए बताए क्योंकि किसी भी तरह मुसलमानों का वोट तो हमारे देश में आ चुका है। अब अगर मुसलमान बनाएंगे तो हिंदुओं के जो वोट है ना, जो भटक रहे हैं, वो वोट, अरे भाई इतना कांग्रेस मोदी के खिलाफ भी जब हुआ तो लोग जल्दी से एक्ट में आके फिर वो मुसलमानों को निशाना बनाए। ये मुसलमानों के अंदर नहीं है, हमारे अंदर। यह है सियासत हिंदुस्तान की। ये सियासत है जो हमारे को अखबार में पढ़ने को नहीं मिलेगी। ना आपको जो है कोई मुखर्रर इधर बोलने की कोशिश करेगा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे बोलेगी। आप मुझे बताइए क्या कांग्रेस का फायदा है मुसलमानों को ब्लास्ट होते हुए इमीडिएटली बता देने का? क्या ये डिसीजन डिले नहीं हो सकता था या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता था? AP बर्धन साहब ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास है वीडियो, वो दिखाना चाहता था मैं, लेकिन इट्स नॉट प्रॉपर बिकॉज आई एम स्पीकिंग हियर। आप लोग कोई माने नहीं रखते, लेकिन उनका जुमला मैं कहता हूं कि भाई कौन है वो जो इंडियन मुजाहिदीन, कहां है इनका दफ्तर, कौन लोग हैं? कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में देयर इज नो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ इंडियन मुजाहिदीन। जो पकड़ा गया उसको इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दो। अजीत शाही कहलका के बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त गुजरात वगैरह में हर वक्त मुसलमान की आवाज उठाते, वो कह रहे थे सिमी जो है, सिमी को जब बैन हुआ तो सिमी की डायल्यूट हो गई, सिमी खत्म हो गई, SIMI सिमी। तो ये बोलते भाई S निकल गया, I निकल गया, बीच में बन गया IN। अब क्या करें यार, कोई तो चाहिए, तो दिखो इंडियन मुजाहिदीन। ये हुकूमत है, आपकी इतनी इज्जत है। और एक मैं खास बात बोलूंगा आपको, आप बात समझिए ना कि ताकत हिंदुस्तान में किसी भी हथकंडे को अपना के जितना ही झूठ बोला जाए, जितना ही मक्कारी से आप पेश कर सकें, जितना ही आप जो है आगे जाएं बुराई को आम करने में और ये नफरतें फैलाने में, वो उतने कामयाब होंगे ये इनके जहनों में बैठा हुआ 2 में 3 4 5। कोई ऐसा दूध के भूले हुए कोई भी नहीं है। मुजफ्फराबाद में जो होगा यकीनन अमित शाह की मौजूदगी, जो एक ऐसा गंदा इंसान जो मुलविस था तो एनकाउंटर्स में, इशरत जहां एनकाउंटर्स में अक्यूज था, जेल में था, उसको रिहा होने के साथ ही उसको फूलों का हार पहना के आप जो है नेशनल कमेटी में आप उसको मेंबर बना के 2014 के लिए ले, उसको बोलते जाओ भाई आप जो हमारा यूपी संभालो। यूपी में जाके क्या करता इंसान को, जो जाट और हिंदू मुसलमानों में कभी तनाव नहीं था। इकबाल भाई है बता सकते हैं, जाट और मुसलमानों में तनाव आमतौर पर नहीं होता। राजस्थान में भी है, यूपी में, बिहार में, और यहाँ पे दिल्ली में बहुत करीब में, हरियाणा में बहुत जाट है, मुसलमान भी है, तो तनाव नहीं होता कभी भी। इवन इंडिपेंडेंस के वक्त पार्टीशन जब हो उस वक्त भी वहां पर फसाद नहीं हुआ। वो अजीत सिंह की पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई। अब जाट और मुसलमानों का वोट जुड़ के अजीत सिंह जीतते, कांग्रेस मजबूत हो रही, मारो 2 टुकड़े कर दो बरकस। तीनों का गुना, एक कॉन्स्पायर किया बीजेपी, इनएक्टिव
समाजवादी पार्टी और तमाशाई कांग्रेस तो हुकूमत थी साहब, वो वैसी ही कांग्रेस हुकूमत में थी जैसे बाबरी मस्जिद के हर कांग्रेस हुकूमत में थी। क्या जरूरी नहीं था खरीद, बिल्कुल दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं। क्या मुश्किल था उन लोगों के लिए कि पूरी तरीके से नाकाबंदी किया जाए, और जैसे जफर महमूद साहब ने और हर्ष मंदर साहब ने अपील की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो आप मिलिट्री को लगाओ वहां पे जब तक कि 2014 के इलेक्शन के जो है नतायज ना आ जाए, इलेक्शन ना हो जाए। हुआ क्या, वो लोग सच साबित हो गए, गवर्नमेंट गलत। नफरतें ऐसी फैली हुई हैं, आपको 2-3 जुमलों में बोलूंगा, पस्ती के लिए नहीं, सच बताने के लिए। मुझे भी खराब लगता है बोलने के लिए। गांव में वहां पे मुरादाबाद, मुजफ्फराबाद के गांवों में और छोटे छोटे खरियों में जब लोग मीडिया जाते या कोई सोशल एक्टिविस्ट जाके पूछते, या हिंदू सोशल एक्टिविस्ट जाके पूछते, तो वहां के गली में खेलने वाले जो बिल्कुल क्या बोलते बिल्कुल गरीब किस्म के हिंदू लोग किस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, आपको सुन के हैरत होगी। उनको पूछोगे मैं क्या हुआ गांव में, आप लोग देखे? नहीं साहब हम तो नहीं देखे, लेकिन हमको मालूम है उनके तो 10-10, 15-15 बच्चे रहते, जुमले हिंदुओं के। ये लोग मेहनत नहीं करते साहब, ये अपनी जमीनें बेच लेते साहब, इनके पास कुछ भी नहीं है साहब, ये चले गए साहब। आप घर जलते नहीं साहब, वो अपना घर जला के चले गए साहब। ये कौन बोल रहा है? हिंदू बोल रहा है। आपको कितना साइकोलॉजिकली माइंड को जो है ड्रेन किया है इन लोगों ने कि आपके खिलाफ इतनी नफरत। और जो बेबस मुसलमान, दौलतमंद जाट और जो गरीब तबका, खेतों में काम करने वाला मुसलमान, उसको आप सोचिए, आपके घर में काम करने वाले 2 लोग हैं, किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं, बरसों से आपकी खिदमत कर रहे हैं, आप उसको अरे बोल सकते, गाली दे सकते, मार सकते, उसके कपड़े छीन सकते, खत्म किया गया है। और जो मजालिम आपने कहा है उनके फैमिलीज के साथ वो हुआ है। तो ये सारी चीज ये दिखाती है कि एक बहुत ही मेहनत से, सिस्टम से, मशीनरी को साथ में लेकर एक खास किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस अनफॉर्चुनेटली, नरेंद्र मोदी बेहतरीन ऑरेटर है, उसको सल्यूट करता हूं। फॉर व्हाट? एक्सीलेंट ऑरेटर है वो। ऐसे पूरी कैंपेन है, उसको इजराइल गवर्नमेंट का जो मीडिया मैनेजमेंट कंपनी है, जो इजराइल गवर्नमेंट की दुनिया भर में है, उसकी सूरत को सही बनाने में, उसको रोज पाउडर लगा के पॉलिश करने की जो एजेंसी है, उस एजेंसी को नरेंद्र मोदी ने अपॉइंट करके अपने चेहरे को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप डिनाई कर सकते हो बात को? आप वैसी ताकत, वैसी जो साजिश, वैसी गिरानी जो जहनीत रखने वाले इंसान से आप मुकाबला करते, आपके पास, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि राहुल गांधी अच्छा आदमी नहीं है, मैं ये कर रहा हूं क्या कोई ऐसा आदमी है जो इसके मुकाबले में खड़े होकर इसकी हर झूठ को नंगा करे, इसका सूरत सही दिखाए? है कांग्रेस में? नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि आप कंप्लीसेंट है, आप समझ गए कि मुसलमान तो बाहर हाल भाई साहब ये डरी कौम है, इनकी मसला जो है सिर्फ मुसलमानों की हिफाजत, हमारी सिक्योरिटी, हमारे बच्चों की सिक्योरिटी, खाना पीना, घर पे रहना, ये बस। इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है, लास्ट बात मैं कर रहा हूं, अहम जो प्रॉब्लम से कांग्रेस और ये सेक्युलर फोर्सेस और इवन बीजेपी हम मुसलमानों के जहनों से बिल्कुल कई सालों के लिए निकाल के कचरे को कड़कर कूड़ा में डालने के लिए जो कोशिश की जा रही है, वो हमारे सही मसाइल, हमारे जो सही मसाले, एजुकेशन, रिजर्वेशन, ये जो हमारे मसाइल है ना, जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी लिबर्टी, हमारे कानूनी जंगें, हमारे रिलीजियस स्पेसेस की प्रोटेक्शन, हमारी जबान, हमारी जो है मदरसे, इन सब को से ध्यान हटा के नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। वाह, आपके जहन में इतना जल्दी 4 महीने में ये बात कैसे आ गई?
तो साहब मेरी गुजारिश ये है कि जज्बात से कुछ नहीं होता है। हक़ाइक़ ये है कि पर्दा कभी सच नहीं बोलता, पर्दे के पीछे देखना सीखना चाहिए। शुक्रिया खुदा।